चलिए देखिए, ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है और ये हमारा दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में मैंने पाषाण युग को पूरा समाप्त कर दिया था। ठीक है, लास्ट जो हमारी हिस्ट्री की ही एनसीईआरटी क्लास हुई थी उसमें हमने पूरा पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल नहीं, कंप्लीट पाषाण काल का कंप्लीट वीडियो मैंने दिया था एक ही वीडियो में। वीडियोस लंबी होती हैं क्योंकि 2022 का अगर हमको यूपीएससी या यूपीपीसीएस देना है तो सिलेबस ज़्यादा है, उसको कवर करना होगा, तो लंबी वीडियोज़ आएंगी ही आएंगी। ये वीडियो में हम कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में इस वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है भी 50-55 मिनट या 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो हो। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। और पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, जो आने वाले हैं परीक्षा में, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हम वो भी कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, लेकिन हमने हड़प्पा सभ्यता पूरा कवर कर दिया है। इसमें एडवांस बुक का भी मैटर मैंने इसमें शामिल कर लिया है। देखिए हमने देखा था पाषाण काल में, क्या देखा था कि पाषाण काल में नव पाषाण काल जब आया था, नव पाषाण काल, तो इस समय क्या हुआ था कि गांव बसने शुरू हो गए थे। ठीक है, गांव बसने शुरू हो गए थे। अब हुआ क्या है, कालक्रम में जैसे जैसे गांव का विकास होने लगा तो कुछ गांव जो है वो, कुछ गांव छोटे से बड़े होते चले गए, कुछ गांव बड़े होते चले गए, कुछ गांव बड़े होते चले गए और ये और अधिक उत्पादन करते चले गए, अधिक उत्पादन होता चला गया। यहाँ पे जब उत्पादन अधिक होगा तो क्या करेंगे, पहला तो वो उपभोग करेंगे जितना उपभोग कर सकते हैं, फिर भविष्य के लिए भंडारण करेंगे और बाकी चीज़ों का वो व्यापार करेंगे। ठीक है, जो अधिक अनाज होगा वो व्यापार करेंगे। क्योंकि इस समय हड़प्पा सभ्यता या पाषाण काल में क्या था कि कोई भी मुद्रा प्रणाली नहीं थी, कोई रुपए पैसे का सिस्टम नहीं था वहाँ पे, तो लोग एक दूसरे से चीज़ें कैसे खरीदते थे, तो व्यापार के माध्यम से। इसमें क्या होता था, तो जो ये अधिक अन्न उपजाते थे उसको, अन्न को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, जो इनके पास एक्सेस था, अधिक अन्न उपजाते थे उसको कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, इन चीज़ों से क्या करते थे, बदलने लगे। जैसे किसान अन्न उपजाने लगा, अब कोई लोहार है या कोई कुम्हार है, कुम्हार क्या क्या मिट्टी के बर्तन उसने बनाए। अब चूंकि कोई मुद्रा प्रणाली तो है नहीं कि पैसे से जाके मिट्टी के बर्तन खरीद लेंगे, तो क्या हुआ, अब अन्न उपजाने वाला किसान अपना अन्न लेकर कुम्हार के पास गया और वहाँ से उसने अन्न दिया कुम्हार को और वहाँ से उसके बदले में मिट्टी के बर्तन ले लिए। तो इस एक नई प्रणाली है शुरू हुई। इस प्रणाली को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे प्रारंभ हुई, तो एक व्यक्ति ने अनाज उगाया और एक व्यक्ति ने कोई दूसरी वस्तु उगाई। ठीक है, अनाज रखने के लिए बर्तन बनाया, तो अनाज उगाने वालों को ये जरूरी नहीं कि वो बर्तन भी बनाए, बर्तन बनाने वालों को ये जरूरी नहीं कि वो अनाज उगाए, खाने के लिए अनाज उगाना भी जरूरी नहीं था, आप व्यापार कर सकते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय लागू थी। कोई मुद्रा ना होने के कारण ये प्रणाली आई थी। इसमें क्या होता था कि एक दूसरे से जरूरत की वस्तुओं को बदल लिया जाता था। अब इससे क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ तो व्यापार बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। सभी को अनाज उत्पादित करना जरूरी नहीं था, जैसे ठीक है। अब गांव जब व्यापार और अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गांव नगर बन जाएंगे। तो गांव क्या बन गए, नगर बन गए। तो सबसे पहले हमने देखा क्या हुआ था, नव पाषाण काल में गांव बनने लगे थे। काफ़ी गैप है इन दोनों में, लेकिन एक कहानी आपको समझनी होगी। ठीक है, तो गांव धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ गांव बड़े होते गए और अधिक उत्पादन करते चले गए। फिर उन्होंने कुछ खाने के लिए, भविष्य के लिए भंडारण कर दिया। इसके लिए उनको क्या चाहिए, कुछ बर्तन चाहिए जिसमें वो रखेंगे भंडार करके। तो बर्तन बनाने वाले पास गए, तो बर्तन कैसे लेते, कोई मुद्रा तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उसको अनाज दे दिया और उसके बदले में उससे बर्तन ले लिए। और इस प्रकार से आभूषण के बदले अनाज के बदले आभूषण, अनाज के बदले कपड़े,
तो अब इस प्रकार से एक प्रणाली शुरू हुई जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब जब ये प्रणाली शुरू हो गई तो लोगों को अनाज उपजाना जरूरी नहीं था, जो जिस फील्ड में माहिर था वो उस फील्ड का काम करता था और अनाज के बदले या अन्य चीज़ों के बदले उसको आपस में बदल लेता था। तो इस प्रकार से व्यापार बढ़ता गया और गाँव नगर बन गए। ठीक है, अब जब नगर बन गए तो कौन सी नगरीय सभ्यता आएगी, और इसी नगरीय सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक नगरीय सभ्यता थी और इसी समय हड़प्पा, ठीक है, नगरी नगर बन गए और जब नगर बन जाएंगे तो ये सभ्यता क्या कहलाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता थी। इसी समय क्या हुआ था कि लेखन कला की खोज हो गई थी, लेखन कला की खोज हो गई थी। और लेखन कला की खोज होने से, जैसे कि हड़प्पा में हमने देखा है वहाँ लिपि प्राप्त हुई है पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेखन कला से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना, पहुंचाना आसान हो गया था। इसके पहले क्या था कि मौखिक रूप से ज्ञान लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करते थे। अब क्या हुआ, लेखन कला से लोग लिपियों के माध्यम से उसको लिखते चले गए और आगे आने वाली जो जनरेशन थी वो उसको पढ़ती चली गई और ज्ञान आसानी से ट्रांसफर हो गया। अब क्या हुआ, नगर बन गए, शहरों का विकास हो गया। तो जब नगर बनेंगे तो दो चीज़ें आएंगी। पहला, नगर बन गए, अभी तक गांव थे अब नगर बन गए। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो नगरों में क्या होता है कि जन समूहों में आर्थिक विभिन्नता, विषमता होगी। जन समूहों में, क्योंकि सभी लोग, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, जन समूहों में आर्थिक भिन्नता आएगी। कुछ अमीर होंगे, कुछ मजदूर होंगे, कुछ कुलीन वर्ग मतलब अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ किसान होंगे। और कुछ कानून, जब नगर बन जाएंगे तो शासन के लिए कानून की आवश्यकता भी पड़ेगी, शासन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में जिस सबसे पुराने नगर की खोज हुई थी, तो भारत में जिस सबसे पुराने नगर की खोज हुई थी जिस सबसे पुराने नगर की खोज हुई थी उसको क्या बोला गया, हड़प्पा बोला गया। अब इसकी खोज कैसे हुई थी, ठीक है, इसकी खोज हुई तो थी लेकिन कैसे हुई थी। हुआ ये था कि लगभग 150 साल पहले क्या हुआ था, रेल बिछाई जा रही थी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, रेल पटरी बिछाई जा रही थी। तो रेल पटरी बिछाने के क्रम में हड़प्पा वाले एरिया में, हड़प्पा वर्तमान में पंजाब के क्षेत्र में है लेकिन ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। तो पंजाब में रेल पटरी बिछाई जा रही थी। तो उसी समय जो वहाँ के इंजीनियर थे उनको ईंटें प्राप्त हुई, वहाँ के जो इंजीनियर थे उनको ईंटें प्राप्त हुई। तो उन्होंने देखा कि ईंटें बहुत मजबूत हैं, तो उन्होंने सोचा कि इन ईंटों को हम रेल की पटरियों बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हुआ क्या कि वो बहुत सारी जो इमारतें थी उनको, चूँकि वो कोई पुरातत्ववेत्ता तो थे नहीं तो उनको जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारे जो है इमारतें नष्ट कर दी, उन ईंटों को ले जाके रेल पटरियाँ अपनी बना ली। लेकिन आगे चल के जब पुरातत्वविद यहाँ पर आए तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत प्राचीन नगर हैं, तब उसका इवैक्यूएशन किया गया, तब उसकी मतलब उसका तब जाके हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता तक। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की खोज कैसे हुई हमने बता दिया, इंजीनियरों ने की थी लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं थी। फिर पुरातत्ववेत्ता आए, उन्होंने उसको बताया कि भाई ये प्राचीन नगर है, फिर उसको। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा, ये जितने भी समकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं वो सब सिंधु नदी से ही संपन्न हुए थे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु सभ्यता बोला जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। अब बात करते हैं कि कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फैलाव कहाँ है, ठीक है, कितनी एरिया में इसका फैलाव है, तो कहाँ कहाँ पे है, सिंध में है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत, ठीक है, बलूचिस्तान,
सिंध बलूचिस्तान हो गया, और कहाँ फैलाव है, और लगभग पूरे पंजाब में। सिंध बलूचिस्तान लगभग पूरे पंजाब में इसका फैलाव है। हरियाणा में इसका फैलाव है, हरियाणा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इतने राज्यों में, वर्तमान के इतने राज्यों में, इतनी एरिया में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था। यहाँ के लोग लिखना जानते थे, लिपि का ज्ञान था ही, तो यहाँ के लोग लिखना जानते थे। ठीक है, लोग सुखी रहते थे, मनोरंजन के लिए इनके पास समय था, मनोरंजन के लिए समय था इनके पास, मनोरंजन के लिए अवकाश था। नगरों का निर्माण योजना के अनुसार किया गया था। अब नगरीय सभ्यता है ना, तो नगरों का निर्माण योजना के अनुसार किया गया था, प्लान्ड बसाए गए थे, योजना के अनुसार था। अभी आगे सब डिटेल में देखते हैं कि कौन सी योजना थी, किस प्रकार से नगरों का निर्माण किया गया था, वहाँ पे भवन किस प्रकार थे, उनमें क्या सुविधाएं थी। अब देख लेते हैं हड़प्पा के समकालीन सभ्यताएं। अब हमको ये कैसे पता इसके समकालीन वो सभ्यता थी, क्योंकि कुछ सभ्यताओं के जो आपस में व्यापार हुआ करते थे तो वहाँ से एक दूसरे की मोहरें मिली हैं। ठीक है, जैसे भारत की कुछ मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं, वहाँ की मोहर है वो भारत में मिली है, तो पता चलता है कि एक दूसरे से संबंध था, व्यापार हुआ करता था। समकालीन सभ्यताओं की बात करें, समकालीन सभ्यताएं तो कौन कौन सी थी, तो एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, वर्तमान में इराक है। नील नदी की सभ्यता, मिस्र, नील नदी की सभ्यता, ये सब भारतीय हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ह्वांगहो नदी या पीली नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता है ये। तो ये सारी सभ्यताएं जो हैं वो भारतीय मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, अब खोज का इतिहास देख लेते कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की खोज का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का इतिहास। सबसे पहले क्या हुआ है, सर्वप्रथम सबसे पहले बात आती है 1826 के लगभग। इसमें चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उत्खनन किया था। चार्ल्स मैसन पूछा गया है, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उत्खनन किया। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उत्खनन किया और ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। ब्रिटिश सरकार का ध्यान दिलाया। फिर बारी आती है 1853 से 73 का काल। इसमें जनरल कनिंघम थे, आर्कियोलॉजिकल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल कनिंघम। इन्होंने व्यापक सर्वेक्षण किया। फिर ये इसकी खोज का इतिहास है, कैसे कैसे खोजा गया, कैसे प्रोसेस हुआ, उस पर कैसे हड़प्पा सभ्यता में काम किया गया। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में नियमित खुदाई हुई। के निर्देशन में नियमित खुदाई हुई।
1990 में, लगभग 1990 में गुजरात के पास है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा 1990 में गुजरात के पास है धौलावीरा, और धौलावीरा की खुदाई के साथ ही लगभग हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम कार्य समाप्त मान लिया गया। इसका हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम कार्य समाप्त मान लिया गया, अधिकतम कार्य की बात हो रही है, समाप्त मान लिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का, ये तो खोज का इतिहास है कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा, जनरल कनिंघम में सर्वेक्षण किया था, जॉन मार्शल के समय में के निर्देशन में नियमित रूप से कार्य शुरू हुआ इसकी खुदाई का। ठीक है, दयाराम साहनी भी थे वहीं पे। अब बात करते हैं इसका परिवेश कैसा था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता तो राजस्थान के एरिया की बात हो रही है, तो ये उत्तर पश्चिम भाग पर थी। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग, वर्तमान आजकल का जो उत्तर पश्चिम भाग है जिसे बोलते हैं सिंध और राजस्थान का भाग, सिंध और राजस्थान का एरिया। जिस प्रकार से आज ये एरिया है रेगिस्तान है, पहले उस समय यहाँ पे रेगिस्तान नहीं हुआ करता था क्योंकि नदियाँ थीं, तो उस समय यहाँ की जलवायु आज से भिन्न थी, रेगिस्तान नहीं थे, पेड़ पौधे थे, उसमें जानवर रहते थे, ठीक है, इंसान रहते थे, तो वहाँ पे नगरीय सभ्यता थी। तो वर्तमान में जैसे रेगिस्तान है, हड़प्पा सभ्यता के समय में राजस्थान में उस समय रेगिस्तान नहीं थे। उस समय यहाँ की जलवायु कैसी थी, तो आर्द्र और नम जलवायु थी। जलवायु कैसी थी, तो आर्द्र जलवायु थी और नम जलवायु थी। भूमि बहुत उपजाऊ थी, भूमि उपजाऊ थी हड़प्पा सभ्यता की, इस एरिया की। लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे, काफ़ी मात्रा में उगाया जाता था, और ये अधिक मात्रा में उगाकर शहरों में भेज दिया जाता था। क्या किया जाता था, शहरों में भेज दिया जाता था, भेजा जाता था। और शहरवासी इसकी खेती, शहरवासी जब शहरों में भेजा जाता था तो जो शहरवासी थे, शहरवासी खेती नहीं करते थे, बल्कि वो लोग क्या थे, व्यापारी थे और शिल्पकार थे। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे मनके बनाते थे, गहने कपड़े, मनके गहने कपड़े ये सब बनाते थे। तो वही फिर यहाँ क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली आ गई। शहरों में भेजे इन्होंने क्या, भूमि से उपज गेहूं जौ, और गेहूं जौ दे दिया इन व्यापारियों को, और इनसे मन के गहने ले लिए और वापस गांव आ गए। तो इस प्रकार से एक व्यापार शुरू हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से लोग व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए अब हम देख लेते हैं कि इसका एरिया, भारत की बात करें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका सबसे उत्तरी सीमा, हम यह बात करते हैं कि इसकी सीमा कहाँ थी। ठीक है, अभी हमने देखा है, ये हमने देख लिया है, ये फैलाव देखा है ना, तो यहीं पे देख लीजिए इसकी सीमा, यहाँ पे देख लीजिए इसकी सीमा कहाँ पे थी। तो सबसे उत्तर की बात करेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर इसकी उत्तरी सीमा थी। ठीक है, पूर्वी सीमा इसकी कौन सी थी, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। दक्षिणी सीमा कौन सी थी, दायमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। पश्चिमी सीमा कौन सी थी, तो सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर ये कहाँ पे है, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान के क्षेत्र में है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। तो इसकी ये सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, क्या उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक। ये एरिया था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम नगर नियोजन देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगरीय सभ्यता थी ये। नगर नियोजन देखिए, इसके नगर दो भागों में बटे हुए थे, इसके नगर जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे। ठीक है, एक था ऊपरी भाग, एक था ऊपरी भाग और एक था निचला भाग।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कहानी के साथ में मैं समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहें, ठीक है। नगर नियोजन दो भाग थे, एक ऊपरी भाग था और एक निचला भाग था। ज़्यादातर नगरों को के दो ही भाग थे, मतलब जैसे एक नगर है तो इसमें दो ही भाग हैं, एक ऊपरी भाग है ये टीले पे बना हुआ है ऊंचाई पे, और एक ये निचला भाग है जो सतह पे ज़मीन पे है। यहाँ पे बहुत सारी सार्वजनिक या महत्वपूर्ण इमारतें हैं, और यहाँ पे जो घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग व्यापारी या व्यवसायी या मजदूर जो रहते हैं। तो ऊपरी भाग जो ऊंचे चबूतरे पे बना था, ठीक है, ये ऊंचे चबूतरे पे बना था, और इसे पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या कहा है, तो गढ़ कहा है, या दुर्ग या नगर दुर्ग, इसे कहा है नगर दुर्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन कौन सी इमारतें हुआ करती थी, तो यहाँ पे होते थे सार्वजनिक भवन यहाँ पे होते थे सार्वजनिक भवन, और कोठार होते थे, यहाँ पे बड़े बड़े रूम बने होते थे अनाज भंडारण करने के लिए, और यहाँ पे क्या होता था, धार्मिक इमारतें होती थी, ठीक है। तो ये जो दुर्ग क्षेत्र है ये ऊंचाई पे होता था, धार्मिक इमारतें हुआ करती थी, और इसकी किलेबंदी की जाती थी। निचला भाग जो था वहाँ पर लोग रहा करते थे, लोग रहते थे, और ये लोग खतरे के समय, खतरा कैसे होगा, तो हमला के समय, किसी वाह्य आक्रमण या बाढ़ के समय, इस समय खतरा हो गया, ठीक है, तो खतरे के समय क्या करते थे, दुर्ग में चले जाते थे, दुर्ग में चले जाते थे। अब देखिए ज़्यादातर नगर जो हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के, वो दो भागों में ही विभाजित पाए गए हैं। पहला ऊपरी भाग ऊंचे चबूतरे बना नगर दुर्ग, और दूसरा निचला भाग, उसको क्या बोलते हैं, निचला नगर। निचला भाग में जो नगर बना उसे निचला नगर बोला गया है। इसके दो अपवाद हैं, किस बात के, इस बात के। अपवाद क्या है, तो देखिए जो धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा गुजरात के पास, धौलावीरा यहाँ से नगर में को दो भागों में नहीं बल्कि 3 पार्ट में पाए गए हैं नगर, ठीक है। तो धौलावीरा से नगर का विभाजन 2 ना होकर 3 है। और सुरकोटदा, लोथल, ये अपवाद हैं, लोथल, सुरकोटदा, सुरकोटड़ा, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ से नगर विभाजन 2 न होकर 1 पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, पाए गए हैं। एक ऊपरी भाग जो ऊंचे चबूतरे पे बना है जिसे हम बोलते हैं नगर या दुर्ग, एक निचला भाग जिसे हम बोलते हैं निचला नगर, ठीक है। गढ़ या दुर्ग में कौन कौन सी इमारतें रहती थी, ये हैं, और लोग कहाँ रहते थे, निचले नगर में। लेकिन इसके अपवाद क्या हैं, तो 2, देखिए एक धौलावीरा है, यहाँ से नगर को 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में डिवीजन पाया गया है। और लोथल, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, यहाँ से नगर का 2 भागों में बल्कि 1 भागों में डिवीजन पाया गया है, ठीक है। एक ही नगर, एक भाग में ही है वो। ये इंपॉर्टेंट है, अपवाद याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। किलेबंदी थी, और किलेबंदी का कारण क्या है, इन नगर की अपने इन्होंने किलाबंदी कर रखी थी, ठीक है, किलाबंदी कर रखी थी। अब किलाबंदी करने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये वही बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए, ठीक है, और दूसरा किसी आपदा से बचने के लिए, आपदा से बचने के लिए। तो किलेबंदी से ये 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि या तो बाह्य आक्रमण का भय होगा इनको, या तो किसी आपदा से बचने के लिए इन्होंने किलाबंदी कर रखी होगी। अब देखिए निश्चित नहीं है कि प्रशासन के लिए उस समय, देखिए चूंकि लिपि इसकी पढ़ी नहीं जा पाई है, अभी इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। चित्रात्मक लिपि थी, एक चित्रों के माध्यम से लोग कुछ लिखा करते थे जिसको वेस्ट्रोफेंडम तरीके से पढ़ा जाता था, दाएं से बाएं पढ़ा जाता था, ठीक है। तो अभी तक निश्चित नहीं है कि प्रशासन के लिए कोई राजा होता था या कोई नागरिकों की समिति ही इसका प्रशासन चलाती थी, ये कोई निश्चित नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ अब देखिए नगर नियोजन में क्या है कि मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध स्मारक मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध स्मारक मिला है जिसको हम क्या बोलते हैं, महान स्नानागार या स्नान कुंड, ठीक है, विशाल महान स्नानागार या स्नान कुंड। नगरों में खुदाई से मिले मकानों से ये स्पष्ट है, यहाँ पे जो नगर थे, ठीक है,
उनकी खुदाई हुई है। तो इनमें जो मकान मिले हैं, जो मकान मिले हैं, इनसे ये स्पष्ट है कि समाज का वर्गीकरण क्या था, 3 में था। मतलब 3 सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा होगा यहाँ पे। 3 सामाजिक वर्ग, जिस प्रकार से मकान मिले हैं तो उससे ये आइडिया लगाया है, पुरातत्ववेत्ताओं ने ये कहा है कि 3 सामाजिक वर्ग रहे होंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, तो एक है आपका शासक वर्ग। शासक वर्ग ये कहाँ रहता था, तो दुर्ग के भीतर शासन करने के लिए, दुर्ग के भीतर। दूसरा ये कैसे पता चला है, तो पुरातत्ववेत्ताओं ने जो यहाँ की खुदाई की है उससे जो मकान के अवशेष मिले हैं उनसे इन्होंने ये बताया है कि भाई 3 सामाजिक वर्ग होंगे यहाँ पे। पहला शासक वर्ग, दूसरा इन्होंने कहा है कि धनी व्यापारी और अन्य। ठीक है, ये निचले नगर में रहते थे, निचले नगर में। और तीसरा वर्ग कौन सा मिला है, तो वो है आपका गरीब मजदूर, गरीब मजदूर वर्ग। ये 3 वर्गों की बात यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और इन तीनों के अलावा, ठीक है, नगरों में इन तीनों के अलावा आसपास के क्षेत्र में, अब ये तो हो गए नगर की बात, अब आसपास के क्षेत्र गांव में, इन तीनों के अलावा आसपास के क्षेत्र में किसान भी रहते थे, किसान भी रहते थे। तो ये नगर में 3 वर्ग की बात की गई है, शासक वर्ग, धनी व्यापारी वर्ग और गरीब मजदूर वर्ग। तो और आसपास के क्षेत्रों में, नगरों के आसपास के क्षेत्रों में कुछ किसान भी रहते होंगे। अभी नगर नियोजन ही चल रहा है ये, ठीक है, नगर नियोजन। हमने देख लिया नगर कितने पार्ट में डिवाइड है और कहाँ पर 2 विभाजन है, कहाँ पे 3 है, कहाँ पर 1 है। नगर नियोजन तो योजनाबद्ध था, ये तो पता है, योजनाबद्ध था, योजना से नगर बसाए गए थे। जो नगरों की सड़कें हैं, ठीक है, सड़कें हैं, सड़कों को देख लेते हैं कैसी थी। तो सड़क के किनारे नाली बनी होती थी, सड़क के किनारे नाली बनी होती थी। और इस नाली के दोनों ओर ईंटें लगी होती थी, पक्की नाली थी, दोनों ओर ईंटें लगे होते थे, ईंटें लगी होती थी। और कुछ नालियां पत्थर की पटरियों से ढकी हैं, कुछ नालियां, कितनी बढ़िया व्यवस्था है उस समय की, कुछ नालियां पत्थर की पटरियों से ढकी हैं। आजकल तो नालियां ज़्यादातर खुली ही घूम रही हैं, पत्थर की पटरियों से ढकी हैं, ठीक है। तो ये सड़कें कैसी हैं, तो सड़क के किनारे नाली बनी हुई है और नाली के दोनों ईंटें, मतलब पक्की नालियाँ कह सकते हैं आप। और कुछ नालियाँ किससे, तो पत्थर की पटरियों से ढकी हुई हैं। सड़कें कैसी थी, तो सड़कें कच्ची बनी थी, कहीं पर भी पक्की सड़कें नहीं हैं, सड़कें कच्ची बनी थी, ठीक है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, मकान बने थे। तो ये हमने देख लिया कि सड़कें कैसी थी। अब हम बात करते हैं मकान की, कि ये जो नगर नियोजन था यहाँ पे सड़कें कैसी थी हमने देख लिया, यहाँ पे मकान कैसा है। अब देखिए, ईंटों के मकान तो हैं परंतु पत्थर का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। मकान किस चीज़ के बने हैं, तो ईंटों के बने हैं, लेकिन पत्थर का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, मकानों में सिर्फ ईंट के बने हैं। दीवालों पर पलस्तर भी और रंग भी किया गया है, दीवारों पर क्या है, पलस्तर भी है और रंग भी चढ़ाया गया है दीवारों पे। छतें सपाट हैं, छतें कैसी हैं, तो सपाट हैं। खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक हैं,
खिड़कियाँ, ये ऐसे मकान है वहाँ पे किस तरह से बने हैं देखिए, खिड़कियाँ कम हैं और दरवाजे अधिक हैं, दरवाजे अधिक हैं। रसोई की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो रसोई में अनाज रखने के लिए, धान्य और तेल रखने के लिए क्या होता था, तो बड़े बड़े घड़े रखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े घड़े रखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। और ये जो घर की नालियाँ हैं, घर की नालियाँ हैं, ये सड़क की नालियों से अटैच होती थी, सड़क की नालियों में मिलती थी। और सड़क की नालियाँ सड़क के किनारे किनारे जाके बड़े नाले में मिलती थी, सड़क की नालियों में मिलती थी, ठीक है। और सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब एक सड़क ऐसे गई है, ठीक है, तो दूसरी सड़क ऐसे आई है, समकोण पर काटती थी सड़कें एक दूसरे को, ग्रिड पैटर्न बना हुआ था। अब मकान के आंगन में, आंगन तो होता ही था, आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे, स्नानागार भी होता था, कुछ मकानों में कुएं भी मिले हैं, तो सारी सुविधाएं मकान में थी। तो आंगन होता था, आंगन में चूल्हा भी रखा जाता था और सिलबट्टा भी, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा। कुछ घरों में कुएं मिले हैं, कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, कुछ घरों में कुएं मिले हैं। प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे, ये मकान संभवतः कुछ धनी व्यापारियों के लिए ही होंगे। जैसे मकान में देखिए सारी आरामदायक सारी सुविधाएं हैं, तो प्रत्येक मकान ऐसे सुविधा युक्त नहीं थे, ठीक है। प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे मकान नहीं थे, क्योंकि मकान उतनी संख्या में नहीं मिले हैं। तो ये मकान संभवतः व्यापारियों के या धनी लोगों के होते होंगे, ठीक है। तो ये हम देख लिए हैं क्या कि मकान कैसे थे और नगर नियोजन कैसा था। अब बात करते हैं जनजीवन की, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का जनजीवन कैसा था, या आप बात कर लेते हैं समाज की, जनजीवन कहिए उसका समाज कैसा था, ठीक है। तो जनजीवन में हम देखिए उसका भोजन, सबसे पहले देख लेते हैं भोजन में क्या क्या ये लोग करते थे। भोजन में ये लोग गेहूँ उपजाते ही थे, घर में जौ उपजाते थे, गेहूँ उपजाते थे और जौ गेहूँ, अब इन दोनों को क्या चक्कियों की सहायता से पीसा करते थे, चक्कियों की सहायता से पीस कर आटा बनाते थे और आटे की रोटी बनाते थे। आटा बना लिया, आटे की रोटी बना लिए, ठीक है। और अगला फल भी खाते थे ये लोग। फल में क्या खाते होंगे, सेब हो गया, अनार हो गया, ठीक है। मांस भी खाते थे ये लोग। तो भोजन में इनको क्या हो गया, तो रोटी भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके वस्त्र की, कि क्या क्या पहनते थे लोग, ठीक है। वस्त्र में इनको सूत कातना पता था, सूत कातना जानते थे, कपास उगाना जानते ही थे, तो ये उससे सूत बनाते थे और उससे कपड़ा बनाते थे। सूत कातना जानते थे तो इससे लोग कपड़ा बना लिया करते थे, कपड़ा पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों को आभूषण भी पहनने का शौक था, स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, आभूषण, ठीक है। स्त्रियां कंगन पहनती थी, हार पहनती थी, पुरुष ताबीज बांधते थे। अब ताबीज बांधने से आशय क्या निकलता है कि जरूर जादू टोना या तंत्र मंत्र में वह विश्वास करते होंगे। अमीरों के लिए सोने चांदी के आभूषण बनते थे, ठीक है। अमीरों के लिए किसके आभूषण बनते थे, सोने चांदी के आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण बनते थे, ठीक है, सोने चांदी के आभूषण। अब बात करते हैं मनोरंजन और खिलौने की, ठीक है। बात करते हैं मनोरंजन, मनोरंजन के साधन क्या थे इनके पास, और खिलौना। तो एक तो मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ मिली हैं बहुत सारी, मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ, बैलगाड़ी भी मिली है, मिट्टी की छोटी गाड़ी मिली है, छोटी गाड़ी उत्खनन से। पशुओं के शक्ल के खिलौने मिले हैं और जुए के खेल की बात हुई है। पशुओं के शक्ल के खिलौने मिले हैं यहाँ पे, क्या, पशुओं के शक्ल के खिलौने, ठीक है, शक्ल के खिलौने। और जुआ बहुत ही पसंदीदा इन लोगों का गेम हुआ करता था, का जुआ का खेल, जुआ का खेल हुआ करता था। तो ये हो गया इनका
जनजीवन कैसा था, तो भोजन हमने देख लिया, वस्त्र हमने देख लिया, और मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। समाज कैसा था इनका, तो समाज मातृ देवी की पूजा करते थे लोग, मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा से क्या होता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है, मातृ देवी की पूजा होती थी, क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो समाज कैसा हो गया, मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक। ठीक है, अब देख लेते हैं व्यवसाय लोग क्या करते थे। ठीक है, व्यवसाय, एक एक चीज़ करके सब देख रहे हैं। व्यवसाय लोग कौन कौन सी चीज़ों का करते थे, तो ऊन की कताई बुनाई जानते ही थे ये लोग, ठीक है, ऊन की कताई जानते ही थे ये लोग। उपयोग, ऊन की कताई जानते ही थे। कुम्हार मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे, ठीक है, कुम्हार जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके, मिट्टी के बर्तन, क्योंकि इसका क्या मिला है, तो मिट्टी का हल मिला है, ठीक है, मिट्टी का हल, और मिट्टी का हल मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ से मिला है, बनावली से। तो जब मिट्टी का हल मिला है, इसका मतलब कुम्हार बर्तन बनाया करते थे और खिलौने भी बनाया करते थे। कुम्हार मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। और जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो और जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, कहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से या किन स्थानों से प्राप्त हुआ है। और जल प्रबंधन प्रणाली भी थी, एक जल प्रबंधन प्रणाली मिली है इनकी। जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से मिली है, धौलावीरा। जल प्रबंधन प्रणाली मिली है धौलावीरा से। मनकों और ताबीज का व्यवसाय किया करते थे लोग, किसका, मनकों का और ताबीज का, गहने हैं ये, मनकों एवं ताबीज का। पुरुष ताबीज पहना करते थे, ताबीज का व्यवसाय करते थे लोग। और जो इनके बर्तन हैं, ये मिट्टी के बर्तन, ये बर्तन आपके होते थे गेरुए रंग के, गेरुए रंग के बर्तन हुआ करते थे। और इन पर काले रंग की, और इन बर्तनों पर काले रंग की आकृति, काले रंग से रूपांकन किया जाता था, काले रंग से रूपांकन किया जाता था। अब रूपांकन किन चीज़ों का होता था, तो रेखाएं काले रंग से बना दी जाती थी, जिसे घड़े पे रेखाएं बनाई गई हों, मृदभान जिसे बोलते हैं, या बिंदु बना दिए जाते हों, ठीक है, या रूपांकन पेड़ पत्ते बना दिए गए, पशुओं का चित्र अंकित बना दिया गया। तो इन चीज़ों का रूपांकन भी मिट्टी के बर्तनों पर मिला हुआ है। तांबे और कांसे के औजार और हथियार भी बनाए जाते थे। तांबे कांसे के औजार हथियार, कांसे के औजार हथियार। धातु के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है, धातु के बर्तन होते थे, लेकिन ये बहुत कीमती होते थे, तो इनका इस्तेमाल धनी लोग ही, अमीर लोग ही करते होंगे। धातु के बर्तन, धातु के बर्तन भी मिले हैं, इनका भी व्यवसाय होता था, ठीक है। तो ये हमारा व्यवसाय हो गया, किन चीज़ों का होता था। देखिए अब बात करते हैं मोहर की। हड़प्पा सभ्यता से मोहर मिली है। मोहर किससे बनाई जाती थी, तो सेलखड़ी से बनाई जाती थी, सेलखड़ी से बनी होती थी। उपयोग इनका कहाँ पे किया जाता था, तो शायद ये कहा जाता है कि शायद माल की गठरियों पर, गठरियाँ जो होती हैं, शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए, माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता होगा, ठप्पा लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता होगा, ठीक है। और मिट्टी और पत्थर की बनी चपटाकार, आयताकार, चपटाकार आयताकार मोहर मिली है, आयताकार मोहर मिली है, ठीक है। आकार इनका कैसा था, तो एक तो वर्गाकार भी मोहर है और आयताकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं। मोहर के एक तरफ सांड या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति बनी होती थी। मोहर के एक तरफ सांड या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति बनी होती थी, या किसी दृश्य की आकृति बनी होती थी, ठीक है। और आकृति ऊपर चित्र
आकृति के ऊपर क्या था, तो चित्र के संकेतों की एक पंक्ति मिली है, जो बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये होगी मोहर। भारत में मोहर कैसी थी, तो वर्गाकार और आयताकार। गोलाकार मोहर भारत की नहीं है, गोलाकार मोहर है मेसोपोटामिया की। व्यवसाय हो गया हमारा, व्यापार कहाँ से होता था इनका, देखिए मोहनजोदड़ो तथा आलमगीरपुर से बेलनाकार मोहर मिली है। अब आप समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, यहाँ से क्या मिली है, तो कौन सी, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार। अब जब बेलनाकार मोहर मिली है, ये मोहर कहाँ की थी, तो मेसोपोटामिया की थी। अब इससे क्या पता चलता है कि ये लोग मेसोपोटामिया वालों के साथ व्यापार या व्यवसाय में संलग्न थे, क्योंकि भारत में मेसोपोटामिया की मोहर मिली। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में भी भारत की आयताकार मोहर मिली है। सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के साथ इनका व्यापार था, सुमेर लोगों के साथ और फारस की खाड़ी, इस एरिया के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। मोहनजोदड़ो की जो मोहर है, यहाँ की जो आयताकार मोहर है, ठीक है, आयताकार मोहर है, वो कहाँ पर मिली है, तो वो मिली है आपकी इराक के स्थलों से। मेसोपोटामिया इराक के स्थलों से मिली है। लोथल में गोदीवाड़ा था। लोथल जो है, लोथल गुजरात में है। लोथल क्या था, गोदीवाड़ा, ठीक है। यहाँ से दूसरे देशों को बाहर व्यापार किया जाता था, और यहाँ पर बहुत सारे बाट माप तौल की प्रणालियाँ मिली हैं और बहुत बड़े बड़े कोठार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो नौकाएं होती थी वो आके इस गोदीवाड़ा में रुकती थी, लंगर डालती थी और यहाँ से सामान लेकर बाहर जाती थी दूसरे सभ्यताओं में, और वहाँ से सामान लाकर गोदीवाड़ा में यहाँ लोथल में उतारती थी। बाट और माप तौल का सामान यहाँ मिला है, बाट और माप तौल का सामान, माप तौल का सामान। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के धर्म की। हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है। इसमें एक देवता दिखाया गया है, एक देवता को दिखाया गया है, ठीक है। और उस देवता को क्या है, तो 3 मुख है उसके और 3 सींग है, 3 मुख है और 3 सींग है उसके। तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, उस मोहर पे एक देवता का चित्रांकन है, उसके 3 मुख हैं और 3 सींग हैं, और उसको पालथी मारे दिखाया गया है, ठीक है। कैसे बैठा है ये, पालथी मार के बैठा है, पालथी मारे दिखाया गया, उस मोहर पे अंकित है, ये चित्र बना है, पालथी मारे दिखाया गया है। और इसके दाहिनी ओर बाघ और हाथी बने, इस देवता के दाहिनी ओर कौन है, तो बाघ और हाथी हैं। और इस देवता के बाईं ओर ये पालथी मारे बैठा है, और दाहिनी ओर 2 ये जानवर हैं, और बाईं ओर कौन कौन से इसके हैं, तो बाईं ओर है गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा का चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है। इसको जो ये मोहर है इसको क्या बोला गया है, पाशुपति शिव, ठीक है। तो एक जो देवता मिला है, तो इसकी लोग इसको किससे कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं ये पाशुपति शिव हो सकते हैं। दूसरा देखिए, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, पत्थर की एक छोटी मोहर मिली है, ठीक है। मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां। अब मिट्टी की मूर्तियां मातृ देवी के लिए, मतलब इससे पता चलता है कि ये मतलब ये मातृ सत्तात्मक समाज था और मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी मोहर मिली है जिसमें पुरुष देवता की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। एक पत्थर की
छोटी मोहर मिली है, छोटी मोहर मिली है। इसमें पुरुष देवता की प्रतिमा है, पुरुष देवता। ये लोग धर्म के मामले में कहा जाता है पीपल को पवित्र मानते थे। कैसे पता चला कि पीपल को ही पवित्र मानते थे? क्योंकि मोहरों पर पीपल का अंकन किया गया है, मोहरों पर इसका अंकन है, पीपल का चित्र बनाया गया है। ठीक है, शायद ये सांडों को भी पवित्र मानते हों। शवों के साथ ये क्या करते थे? तो शव हैं दफनाते थे जब, तो शवों के साथ गहने, बर्तन, शीशे, उनका सामान कुछ रखकर दफना दिया करते थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये लोग इस बात में विश्वास करते होंगे कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन संभव है, मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन संभव है, या कहीं जीवन है मृत्यु के बाद, तभी ये उनके उपयोग की चीज़ें वो लोग शवों के साथ रखते होंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो मोहर मिली, जिस पे एक देवता मिले, कहते हैं ये पशुपति शिव होंगे। मातृ देवी की मूर्ति पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पीपल का वृक्ष मिला है तो पीपल को पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे। पर ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है जिससे उनके शासन, समाज या धर्म के बारे में कोई जानकारी मिल सके। धर्म के बारे में लोग अनुमान ही लगाते हैं, जो ये चीज़ें मिली हैं इससे सब अनुमान ही लगाया जा रहा है। पर एक बात याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिले हैं, कहीं भी मंदिर नहीं मिले हैं। ठीक है, कहीं भी मंदिर नहीं मिले हैं। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता। अभी और देखते हैं कि इसके कला और स्थापत्य, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है, कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, मिट्टी और फ्रेयांस से बनी तकलियाँ मिली हैं, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला, ये भी याद रखिएगा, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग वहाँ यज्ञ करते थे। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है, कपड़े के टुकड़े मिले हैं, उनके अवशेष और फ्रेयान से बनी तकलियाँ मिली हैं। अब देख लेते हैं कला और स्थापत्य। ठीक है, कला और स्थापत्य। स्थापत्य तो सबसे पहले हम बात करते हैं कला स्थापत्य में धातु की मूर्तियाँ। धातु की मूर्तियाँ, धातु की मूर्ति कौन सी मिली है? तो कांसे की मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति स्थापत्य कला है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पत्थर की मूर्तियों की, पहले धातु की मूर्तियाँ हो गई, अब बात करते हैं पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं। ठीक है, पत्थर की मूर्तियाँ तो देखिए एक है पत्थर की मूर्ति में, एक है योगी की मूर्ति। योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये ध्यान की अवस्था में है ये मूर्ति, ध्यान, अभी देखेंगे इस मूर्ति को, ध्यान की अवस्था में है ये मूर्ति। इस मूर्ति में दाढ़ी बनाई गई है इनकी, कि दाढ़ी युक्त है ये मूर्ति, और तिपतिया शाल ओढ़े हैं, तिपतिया शाल ओढ़े हैं मूर्ति, तिपतिया शाल ओढ़े हैं। ठीक है, दूसरा बात करते तो हड़प्पा से 2 सरविहीन मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से 2 सरविहीन मूर्तियाँ मिली हैं, सरविहीन मूर्तियाँ मिली हैं। एक है लाल बलुआ पत्थर की, लाल बलुआ पत्थर की, और दूसरा है स्लेटी पत्थर की। ठीक है, तीसरा स्थापत्य कला की बात करेंगे मिट्टी की। तो पहला हमने देखा धातु की मूर्तियाँ, और दूसरा पत्थर की मूर्तियाँ, और तीसरा मिट्टी की मूर्तियाँ। तो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ। खिलौना गाड़ी बहुत सारी मिली हैं। ठीक है, खिलौना, सीटी भी मिली है, और बहुत सारी गाड़ियाँ मिली हैं। अब हम चित्र के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं अभी इनका लोकेशन, कुछ स्थल जो इसके हैं। तो ये तो है हमारा प्यारा भारत। देखिए चित्र बनाना नहीं आता है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे क्या है? मांडा। पंजाब के एरिया की बात करेंगे तो रोपड़, पंजाब में कौन कौन सा स्थान है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़, कालीबंगा एक है,
एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग मैप में देख लीजिएगा। एक है राखीगढ़ी और आलमगीरपुर, और उत्तर प्रदेश तो राखीगढ़ी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या है, गुजरात है, वो लोथल है, लोथल गोदीवाड़ा था। सुरकोटदा है, सुरकोटदा, सुरकोटड़ा। धौलावीरा है यहीं पे, धौलावीरा, ठीक है, ये लोकेशन है लगभग, बाकी आप मैप में एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिएगा। धौलावीरा है। मोहनजोदड़ो तो यहाँ पाकिस्तान में पहुँच गया है अब, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में पहुँच गया है यहाँ, हड़प्पा। कोट दीजी है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, यहाँ पे कोट दीजी है। तो ये कुछ सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा राखीगढ़ी है। ये हड़प्पा सभ्यता में अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल। तो ये कुछ लोकेशन थी। अब देख लेते हैं कुछ इनके हड़प्पा सब महान स्नानागार कहाँ से मिला है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये गुजरात का है, क्या है, लोथल का गोदीवाड़ा है। ये लोथल का गोदीवाड़ा है। यहाँ पे नौकाएं आया करती थी और यहाँ पे सामान लादती थी, और बाहर से लाया हुआ सामान जो व्यापार के लिए लाती थी वो यहाँ पे उतारती थी, ठीक है। तो ये लोथल का है गोदीवाड़ा। ये देखिए सिरविहीन मूर्ति जो वो है, ये तिपतिया साल ओढ़े जो योगी की मूर्ति है, वो है योगी की मूर्ति। ये देखिए इनको दाढ़ी युक्त दिखाया गया है, तिपतिया साल ओढ़े हैं, ठीक है। ये हल है, हल की आकृति है, ये हल की आकृति प्राप्त हुई है। ये खिलौने हैं, ठीक है, ये खिलौने हैं, हड़प्पा से खिलौने प्राप्त हुए हैं। ये देखिए एक श्रृंगी पशु, इसको भी पवित्र मानते थे, एक श्रृंगी पशु मिला। ये एक मोहर है, ये ऊपर कुछ लिपि लिखी गई है। ये इनकी लिपि इसी प्रकार की होती थी, चित्रात्मक होती थी, तो इसको दाहिने से बाएं पढ़ा जाता था, लेकिन इसको अभी पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो ये मोहर है एक। ये मनके हैं, ठीक है, ये मनके हैं जो सीपी के बनाए जाते थे और विभिन्न प्रकार के। ये नाली व्यवस्था देखिए, ये है नाली की व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की नाली व्यवस्था है। देखिए नालियाँ कहीं ढकी हुई, ये नाली, हर घर से नाली जुड़ी हुई है, और ये नाली व्यवस्था है। और ये है विशाल स्नानागार, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार, ठीक है। इसमें बीच में पानी भरा जाता था कुओं से लाके अगल बगल से। ये एक सीढ़ी है, ये इधर से दूसरी सीढ़ी, दो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, चारों तरफ इसके कमरे बने हुए थे। तो अभी एक एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसका यूज किस लिए होता था, लेकिन इसे एक स्नानागार माना गया है। तो ये हमारा था आज का वीडियो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हमने पूरा कवर कर दिया, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। बचे हैं तो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो नहीं भी पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम एक बनाएंगे जिसमें इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन लंबे वीडियो जरूरी हैं, क्योंकि हमको अगर सिलेबस जून तक कवर करना है तो बड़े बड़े वीडियोज़ हमको पढ़ने होंगे। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।